नमस्कार, अवतार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झाबालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मंगलवार को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रुद्रपुर से करेंगे जनसभा को संबोधित। जनसभा के जरिए बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जुटाएंगे माहौल। लोकसभा चुनाव में आधी आबादी पर राजनीतिक दलों की निगाहें। महिला वोट बैंक साधने के लिए बीजेपी कांग्रेस में हो रहा आरोप प्रत्यारोप। महिला उम्मीदवार और महिला शोषण पर दागे जा रहे सवाल। रुड़की पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कार्यकर्ताओं में भरा जोश। त्रिवेंद्र सिंह रावत की जीत का किया दावा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की राह पर चला मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस। सोशल मीडिया के सहारे नैया पार लगाने की तैयारी। सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए कांग्रेस उम्मीदवार। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे और लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए रुद्रपुर से पीएम मोदी चुनावी शंखनाद करेंगे। जहां एक तरफ बीजेपी पीएम मोदी के स्वागत को लेकर तैयारियों में जुटे हैं, तो वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को लेकर भी बीजेपी काफी उत्साहित नजर आ रही है। बीजेपी की माने तो पीएम मोदी का ये दौरा पार्टी के लिए बूस्टर डोज जैसा साबित होगा। वहीं पीएम मोदी की जनसभा में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की भी उम्मीद जताई जा रही है। कल रुद्रपुर के मोदी मैदान में आदरणीय प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। और जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का उत्तराखंड के प्रति जो उनका विशेष रूप से आशीर्वाद रहा है, लगाव रहा है, और उत्तराखंड के चौमुखी विकास के लिए उनकी सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए हैं, जो सहयोग दिया गया है, उसको लेकर के उत्तराखंड का जनमानस आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को उनको सुनना भी चाहता है, उनको देखना भी चाहता है और उस विशाल जनसभा में उपस्थित होना चाहता है। 2 अप्रैल यानी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। लोकसभा चुनाव के चलते पीएम मोदी रुद्रपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर बीजेपी और पुलिस प्रशासन की टीम तैयारियों में जुटी हुई है। कुमाऊं मंडल के डीआईजी योगेंद्र रावत ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुलिस फोर्स को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए गए। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे कल पीएम मोदी के लिए और उसके लिए इंतजाम है, वो तो पार्टी स्तर पर वो किए जा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के हम लोगों ने पूरे इंतजाम कर दिए हैं। रूट ड्यूटीज़, हेलीपैड ड्यूटीज़ और जो सभा स्थल है उसकी सारी ड्यूटीज हम लोग लगा चुके हैं। उसके रिहर्सल के लिए भी हम लोगों ने यहाँ पर फोर्स इकट्ठा किया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। उधर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मधुसूदन जोशी ने कहा कि उत्तराखंड वासियों को उम्मीद है कि अपने इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहाड़ की बेटी अंकिता का जिक्र करेंगे। इसके अलावा पेपर लीक मामले में शामिल बीजेपी नेताओं पर एक्शन लेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी का दौरा हो रहा है और स्टार प्रचारक के नाते वो यहाँ पर हैं, चुनाव के मुखिया के नाते भी हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मुख्य चुनाव प्रचारक वही हैं और वो यहाँ आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमने उनसे कुछ सवालात किए हैं। पहला सवाल तो ये है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड का वीआईपी कौन है, अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया है। उसमें भारतीय जनता पार्टी को नेताओं को जवाब देना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी भी जवाब देंगे। दूसरा सवाल हमारा है कि 16 साल के लिए सेना में भर्ती होता था नौजवान, और पूरे उत्तराखंड की जो आर्थिकी है वो सेना पर मनी ऑर्डर पर निर्भर करती है, तो क्यों उसको 4 साल के लिए किया जा रहा है, क्यों उनके हितों में कुठाराघात किया जा रहा है। इस बात का जवाब भी प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए। वही केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 7 अप्रैल को लोहाघाट दौरा प्रस्तावित है। अपने इस दौरे में राजनाथ सिंह विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि लोहाघाट में बीजेपी केंद्रीय मंत्री के दौरे की तैयारियां की जा रही है। रैली में बीजेपी ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने की कोशिश करेगी। राजनाथ सिंह जी हमारे रक्षा मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता का यहाँ पर कार्यक्रम 7 तारीख को अभी टेंटेटिव है, और जैसे ही ये फाइनल होगा उसके लिए 3 तारीख को एक बैठक का आयोजन किया जाता है। उसमें जिले के प्रभारी दीपक जी भी आने वाले हैं। शायद हमारे लोकसभा प्रभारी और संयोजक यहाँ पर आएंगे और उसके बाद उस 7 तारीख के लिए पूरा दिशा निर्देश और कार्यक्रम की विधिवत
जो है उसकी सबको जानकारी दी जाएगी। उस कार्यक्रम को तय करने के लिए सबको जिम्मेदारी दी जाएगी। रुड़की के डंडेरा पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने डबल इंजन सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने वर्तमान में हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि विकास को आगे बढ़ाने के लिए हरिद्वार की जनता मौजूदा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत को बड़े मार्जिन से विजय बनाएगी। देखिए, हर चीज के लिए अगर डिमांड सरकारी कॉलेज की भी आती है, सरकार उसको भी संज्ञान लेती है। जहाँ तक निशंक जी कार्यकाल की बात है, निशंक से पहले हरिद्वार क्या था और निशंक जी के आने पर हरिद्वार क्या हुआ है, ये विषय होता है चर्चा का। विकास के जिन क्षेत्रों में छूट गया है उसके लिए हम प्रयासरत हैं, हम आगे करेंगे। लेकिन जितना विकास इन 5 वर्षों के अंदर डबल इंजन सरकार के द्वारा हुआ है वो ऐतिहासिक है। हरिद्वार की जनता दूर जाकर क्षेत्रों में रोडें देखता हूँ, दूर जाकर क्षेत्रों में अगर सर पर बिजली की व्यवस्था देखता हूँ, मुझे ध्यान है हरिद्वार के अंदर बिजली क्या स्थिति रहती है, मुझे ध्यान है हरिद्वार की सड़कों की स्थिति क्या थी, मुझे ध्यान है हरिद्वार के अंदर किस प्रकार वातावरण रहता था। आज उनमें काफी सुधार हुआ है, ये ठीक है। वहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। आपको बता दें कि इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत को अहंकारी बताया गया। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने प्रतिद्वंदी को लेकर कहा कि उन्हें कोई चुनौती के तौर पर नहीं दिख रहा है, जिस पर हरीश रावत के साथ हरिद्वार सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने कटाक्ष किया है। अहंकार का कोई उत्तर नहीं, अहंकार का उत्तर केवल जनता देगी। गीता और द्वापर में भगवान कृष्ण ने अवतार लेकर के जवाब दिया था और कलयुग के अंदर जनता जनार्दन जो है संवैधानिक अपने अधिकार का उपयोग करके भाजपा को अहंकार आ गया है, 400 के पार का भी आ गया है, कोई प्रतिद्वंदी के रूप में नहीं दिखाई देता, इसका भी अहंकार आ गया है। आज पूरे देश में बदलाव की लहर और इस बदलाव का चेहरा है माननीय राहुल गांधी। देश उनको प्रधानमंत्री के रूप में देख रहा है और जो 10 वर्षों से जो कुशासन देश पर चल रहा है, मैं तो इनको जुमला पार्टी कहता हूँ। इसलिए कहता हूँ क्योंकि इन्होंने 15 लाख रुपए की बात कही, आज तक किसी के खाते में नहीं आए। इन्होंने हर बरस 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही, 2000 लोगों को भी रोजगार नहीं दे पाए। इन्होंने कहा था कि महंगाई इनके बनते ही पाकिस्तान भाग जाएगी। पाकिस्तान छोड़िए, आज जो है बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रमेश पोखरियाल निशंक ने सरकार के विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि देश के लिए जो कार्य कांग्रेस 50-60 सालों में नहीं कर पाई, पीएम मोदी ने वो काम 10 साल में किया है और आज पूरे देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ आशा भरी नजरों से देख रही है और विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश का विकास कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी एक बार फिर से जीतने जा रही है। शिक्षा से लेकर चिकित्सा तक और गरीब कल्याण से लेकर के अभी 1.25 लाख लखपति बहन बन रही है, जिनको कभी सोचा भी नहीं हो किस तरीके की योजनाएं हैं। मैं उसकी विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ उन्हीं योजनाओं के आधार पर आज बच्चा बच्चा भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के इस कमल को खिलाना चाहता है। पार्टी ने और मीडिया की आपकी बात 400 पार, ये हमारा परिवार है वो 400 पार करेगा और फिर एक बार मोदी सरकार, ये 2 महत्वपूर्ण नारे हैं। मुझे लगता है आपकी बात 400 पार तो हो ही रहा है, लेकिन वो कहाँ तक आगे जाएगा। इस राज्य में हम 5 की 5 लोकसभाओं को भारी बहुमत से जीतेंगे। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के बीच महिला वोट बैंक को साधने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग शुरू हो चली है। बीजेपी उत्तराखंड कांग्रेस पर कोई भी महिला उम्मीदवार न उतारे जाने को लेकर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि महिलाओं के साथ किस तरीके से अत्याचार किया जाता रहा है। ऐसे में आज इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे कि उत्तराखंड से बीजेपी कांग्रेस ने कब कब महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में महिला वोटर्स का रोल विधानसभा चुनाव में जहां राजनीतिक दलों की सरकार बनाने के लिए अहम होने लगा है, तो वहीं लोकसभा चुनाव में 500 सीट जीतने की गारंटी का काम भी महिला वोट बैंक के बलबूते होने लग गया है। 2014 और 2019 से इसका उदाहरण है कि जब से महिला वोट प्रतिशत पुरुषों की तुलना में
उत्तराखंड में बढ़ा है, तब से भारतीय जनता पार्टी की झोली में पांचों की पांचों लोकसभा सीटें आई है। लेकिन कांग्रेस के द्वारा 5 लोकसभा सीटों में से किसी भी एक सीट पर महिला उम्मीदवार न उतारे जाने को लेकर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन उत्तराखंड का इतिहास उठाकर यदि देखें तो बात अगर बीजेपी की करें तो 2012 में उत्तराखंड में विजय बहुगुणा के मुख्यमंत्री बनने के बाद टिहरी लोकसभा सीट खाली हुई थी, जिस पर उपचुनाव हुआ और पहली बार लोकसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने महिला उम्मीदवार माला राज्य लक्ष्मी शाह को उतारा। खास बात ये रही कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद भी माला राज्य लक्ष्मी शाह ने कांग्रेस उम्मीदवार साकेत बहुगुणा को शिकस्त दी। वहीं 2014, 19 और 24 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने महिला उम्मीदवार के रूप में माला राज्य लक्ष्मी शाह को मैदान में उतारा। वहीं उत्तराखंड से महिलाओं की राज्यसभा पहुंचने की बात अगर करें तो बीजेपी की ओर से साल 2000 में सुषमा स्वराज उत्तराखंड से पहली महिला राज्यसभा सांसद के रूप में पहुंची। वहीं उनके बाद कल्पना सैनी को बीजेपी ने उत्तराखंड से राज्यसभा पहुंचाया। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने राज्य बनने के बाद सबसे पहले मनोरमा डोबरियाल शर्मा को राज्यसभा भेजा, लेकिन मनोरमा शर्मा का निधन होने की वजह से वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। लोकसभा के चुनावी रण में यदि कांग्रेस की तरफ से महिला उम्मीदवार की बात करें तो साल 2004 के लोकसभा चुनाव में हरीश रावत की पत्नी रेणुका रावत को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा। तो वहीं फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने हरिद्वार लोकसभा सीट से भी रेणुका रावत को मैदान में उतारा। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के द्वारा उत्तराखंड से किसी भी महिला उम्मीदवार को मैदान में न उतारे जाने को लेकर बीजेपी की राष्ट्रीय महिला मोर्चा की महामंत्री दीप्ति रावत और बीजेपी राष्ट्रीय युवा मोर्चा की उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने कांग्रेस की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं। हमारी अगर केंद्र सरकार में आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा केंद्र में जो मंत्री हैं आज वो महिलाएं आपको देखने को मिलती हैं। आज महिलाओं को नेतृत्व परसेंटेज ऑफ विमेन अगर आप देखेंगे पार्लियामेंटेरियंस तो वो पहले से कहीं बेहतर हुआ है। आज आप उत्तराखंड में भी देखेंगे तो यहाँ भी 5 सीटों में से 1 सीट हमारी महिला के पास है और वो हमारा नेतृत्व कर रही हैं। लेकिन आज कांग्रेस को एक भी उम्मीदवार यहाँ पर महिला नहीं मिली। उन्होंने पूरे प्रदेश भर में एक भी सीट महिला को नहीं दी। उन्हें कोई भी महिला नेतृत्व करती हुई क्षमता नहीं है शायद उनके पास, या उन्हें लगता है कि महिलाओं में इतनी क्षमता नहीं है कि वो नेतृत्व कर पाए, तो उन्होंने एक भी सीट यहाँ पर अपनी लोकसभा में हमारे यहाँ एक भी महिला को नहीं दी है। कि आप जब से उत्तराखंड बना है 2000 से लेकर आज तक अगर आप देख लें तो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी की तुलना में हमेशा महिला कैंडिडेट्स को आगे बढ़ाया है, उनको वरीयता दी है। और यही कारण है कि पिछले चुनावों में महिला कांग्रेस की जो प्रदेश की अध्यक्षा थी वो स्वयं भारतीय जनता पार्टी में आई और उनको पूरे सम्मान से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ाया और आज वो एक सम्मानित विधायक है। इस क्षेत्र की एक मजबूत जनप्रतिनिधि के रूप में जानी जाती है इंदिरा आर्या जी। तो कांग्रेस का जो नारा आप देखेंगे, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, यूपी में शुरू होता है, कहते हैं हम इतने प्रतिशत टिकट देते हैं, वो उत्तराखंड आते आते क्यों फेल हो जाता है। बीजेपी के द्वारा महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारे जाने को लेकर कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि क्या माला राज्य लक्ष्मी शाह के अलावा बीजेपी में कोई और महिला टिकट के काबिल नहीं है। जिस भाजपा में उनके पदाधिकारी महिलाओं का शोषण करें, महिलाओं का यौन शोषण करें, उत्पीड़न करें और अंकिता भंडारी हत्याकांड में जिनके महामंत्री का नाम आ रहा हो, उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि महिलाओं की बात करें। वो क्या हित महिलाओं का करेंगे? क्या उनको अगर महिलाओं को टिकट देना था तो उनको रानी मिली थी? क्या छोटा कार्यकर्ता नहीं था? इसका जवाब क्यों नहीं देते हो? बार बार रानी को कि टेहरी में कोई भी उनके पास कार्यकर्ता नहीं बचा है। एक केवल राजनीतिक सबूकेबाजी करते हैं और बोलने को कुछ नहीं है। जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बात करते हैं। उत्तराखंड में महिलाओं को सम्मान और महिलाओं के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के बलबूते जहां बीजेपी महिला वोट बैंक को साधने की फिराक में है, तो वहीं कांग्रेस अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले के साथ बीजेपी के कुछ नेताओं पर महिलाओं के द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर महिला वोट बैंक को लेकर जो सियासत बीजेपी और कांग्रेस कर रही है, वो वोट बैंक किसको फायदा पहुँचाता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष रंगवाल की रिपोर्ट। टिहरी लोकसभा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार बॉबी पवार को मिल रहे जन समर्थन से जहां कांग्रेस और बीजेपी की थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है, वहीं बॉबी पवार के चुनाव लड़ने की चर्चाएं भी उत्तराखंड के सियासी गलियारों में बनी हुई है। लेकिन बीजेपी की युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी का कहना है कि टिहरी सीट से बॉबी पवार की जमानत जब्त हो सकती है।
आज जो थोड़ा बहुत युवा आपको उनके साथ जाता हुआ भी दिख रहा है, ये कहते हैं ना, एक उम्र होती है जब हम रिबेल विदाउट अ कॉज होते हैं, तो उस समय आपको कुछ चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ, आप ये मुझे रिजल्ट जिस दिन आएगा, आप और मैं फिर उस दिन मिलेंगे, और मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि ये बॉबी पवार जी की ज़मानत जब्त होने वाली है। नॉन इशू है वो। नॉन इशू तो कांग्रेस के भी हमारे कैंडिडेट हैं, क्योंकि इतने कमज़ोर कैंडिडेट उन्होंने उतारे हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो भी कोई टक्कर देंगे हमारी सांसद जी को। सोशल मीडिया के इस जमाने में कांग्रेस भी बीजेपी की राह पर चलती दिख रही है। इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने भी सोशल मीडिया के जरिए चुनाव लड़ने की रणनीति तय की है। ऐसे में गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस ने चुनावी मैदान में जिन चेहरों को उतारा है, आखिर सोशल मीडिया पर उनकी कितनी सक्रियता है और चुनाव में वो पार्टी को कितना फायदा पहुंचा सकते हैं। रिपोर्ट में देखिए। बीजेपी की राह पर कांग्रेस, सोशल मीडिया के सहारे चुनाव लड़ेगी पार्टी। सोशल मीडिया पर कितने एक्टिव कांग्रेस प्रत्याशी। इस लोकसभा चुनाव कांग्रेस भी बीजेपी की राह पर चलती दिख रही है। सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी को मिल रहे फायदे को देखते हुए कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति में बदलाव किया है और सोशल मीडिया के सहारे इस लोकसभा चुनाव को लड़ने का प्लान तैयार किया है। लेकिन जिस सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस चुनाव लड़ना चाह रही है, आखिर उस पर पार्टी और कांग्रेस प्रत्याशियों की सक्रियता कितनी है, ये जानना भी अहम हो जाता है, क्योंकि 2014 से ही बीजेपी ने सोशल मीडिया पर अच्छी खासी पकड़ बना रखी है। बीजेपी ने 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें सोशल मीडिया ने अहम भूमिका अदा की थी। नतीजा रहा कि 2014 में बीजेपी को केंद्र में सत्ता मिली और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए। तब से शुरू हुआ सिलसिला बीजेपी ने अब तक बरकरार रखा है। अब बीजेपी की जीत को देखते हुए कांग्रेस भी सोशल मीडिया पर सक्रिय होने जा रही है। ऐसे में कितना फायदा सोशल मीडिया का कांग्रेस को मिल पाता है, ये तो परिणाम ही तय करेगा। लेकिन उससे पहले ये जान लेना भी अहम हो जाता है कि उत्तराखंड कांग्रेस ने जिन प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है, आखिर वो सोशल मीडिया पर कितने एक्टिव हैं। 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया में एक नई क्रांति लाई। उत्तराखंड बीजेपी का सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर 1,83,000 फॉलोवर्स है। उत्तराखंड कांग्रेस की बात करें तो 84,000 फॉलोवर्स हैं। ऐसे उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की लोकप्रियता सोशल मीडिया अकाउंट से साफ तौर पर झलकती है। टिहरी से बीजेपी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के एक्स अकाउंट की बात करें तो इनके 3,949 फॉलोवर्स हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत सिंह गुंसोला के सिर्फ 81 फॉलोवर्स हैं। पौड़ी से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के 63,000 फॉलोवर्स हैं। कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल के 8,216 फॉलोवर्स हैं। हरिद्वार से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत के 575 फॉलोवर्स हैं। वहीं नैनीताल से प्रत्याशी अजय भट्ट के एक्स अकाउंट पर 7,100 फॉलोवर्स हैं। कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी के 2,380 फॉलोवर्स हैं। वहीं अल्मोड़ा से बीजेपी प्रत्याशी अजय टमटा के 26,000 फॉलोवर्स हैं। वहीं 672 फॉलोवर्स कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप टमटा के हैं। इन आंकड़ों से साफ जाहिर होता है कि बीजेपी चुनावी मैदान के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी अपना अधिक प्रभाव डाल रही है। राजनीतिक जानकारों की माने तो बीजेपी धरातल से लेकर सोशल मीडिया तक लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में मजबूत है। बीजेपी के सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स अधिक होने का कारण बीजेपी ने अपनी सकारात्मक नीति को बताया है। आजकल जैसे मैं कहूँगी कि जैसे आप ग्राउंड पे हम जाते हैं और ग्राउंड जीरो पर जब आप काम करते हैं, ऐसा ही काम आप सोशल मीडिया पे भी आज कर रहे हैं। सोशल मीडिया में भी उतनी ही आपको अपनी बात रखनी पड़ती है जितना आप एक ग्राउंड लेवल पे रखते हैं। अब सोशल मीडिया के जो हेड हैं, आप देखिए कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत, वो जिस तरीके से अपना सोशल मीडिया चला रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वो स्वयं से ही कहती हैं कि मेरे सोशल मीडिया अकाउंट कोई और हैंडल कर रहा था और उन्होंने वो पोस्ट कर दिया। तो अब आप देखिए कि वहाँ किस तरीके से सोशल मीडिया चलता है और यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से लोग अपने सोशल मीडिया को चलाते हैं। हर एक कार्यकर्ता अपना सोशल मीडिया चलाता है और अगर आप किसी के पास है भी तो जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। अगर आप कोई भी अभद्र टिप्पणी, अगर किसी भी गलत चीज़ को आपके अकाउंट से पोस्ट किया गया तो जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए। तो इस तरीके से कांग्रेस का जो सोशल मीडिया है वो मुझे लगता है वो केवल इसलिए है कि उनके जो बड़े बड़े नेता हैं, बाकी हैं, वो गंदी अभद्र टिप्पणियां करें, कमेंट करें।
वहीं कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर मजबूत न होकर धरातल पर मजबूत होने का दावा किया है। मीडिया में हमारे सारे 5 के 5 प्रत्याशी सक्रिय हैं। गोदियाल जी का आप सोशल मीडिया देखें सबसे तेज़ चल रहा है, प्रकाश जोशी जी का बहुत तेज़ चल रहा है। ऐसे ही हमारे अल्मोड़ा और हरिद्वार और टिहरी लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों का सोशल मीडिया अकाउंट बहुत अच्छी चल रहा है, अच्छे फॉलोअर उनके हैं। हमारा प्रयास है कि हम सोशल मीडिया में और ज़्यादा प्रचार करें और ज़्यादा उनकी फॉलोइंग बढ़ाएं, ये प्रयास हमारा चल रहा है। उसके लिए अलग से 5 लोकसभा क्षेत्रों में सोशल मीडिया की टीम काम कर रही है। चुनाव के दौरान बीजेपी का आईटी सेल पार्टी समेत सीटों के प्रत्याशियों को मजबूती प्रदान करने का काम करता है। अब देखना होगा कि सोशल मीडिया की पावर से बीजेपी के प्रत्याशियों को मजबूती मिल पाएगी या कांग्रेस के धरातल में मजबूत होने की बात कितनी सच होती है। ये चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद ही साफ हो पाएगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस का परिवार घट रहा है। जी हां, अल्मोड़ा में कांग्रेस नेता एके सिकंदर पवार ने बीजेपी का दामन थाम लिया। कांग्रेस छोड़ने पर एके सिकंदर ने कहा कि वो पीएम मोदी से प्रभावित हुए हैं। आपको बता दें कि एके सिकंदर पवार कांग्रेस सरकार में दर्जाधारी मंत्री रह चुके हैं। कि मैंने जो बीजेपी ज्वाइन की है, बीजेपी ज्वाइन के जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूँ वो समाज सफाई कर्मचारी से आता है, वाल्मीकि समाज। सफाई कर्मचारियों के लिए मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जिस वक्त वर्तमान में हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार थी, मैंने वहां पे सभी लोगों से कहा, जो भी हमारे मंत्री थे उन लोगों से कहा कि देखिए ठेकेदारी प्रथा लागू हो गई है। इसमें जो है 13 जिलों में जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति अलग है, वहाँ तराई है, यहाँ पहाड़ है। तो इसलिए ये जो है जो ठेकेदारी हुई है इसको हटवाने के लिए आप कोई ना कोई बयान दीजिए। उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। लोकतंत्र के महापर्व के लिए निर्वाचन आयोग वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने में जुटा हुआ है। हल्द्वानी में सहायक रिटर्निंग अधिकारी एपी वाजपेयी ने नगर निगम की बैनी सेना को बूथ अवेयरनेस ग्रुप से जोड़कर मतदाता जागरूकता अभियान चलाने की मुहिम शुरू की, ताकि मतदाता ज्यादा से ज्यादा मतदान कर सके। देखिए, इस बार मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय और जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि जिन पोलिंग बूथ पर 2022 में लो वोटर टर्नआउट था और 2019 में जिनमें लो वोटर टर्नआउट था, उन बूथ को फोकस करते हुए वोटिंग परसेंटेज को 75% के एवरेज तक ले जाने का प्रयास किया जाना है। उसी के क्रम में प्रत्येक पोलिंग बूथ के लिए बूथ अवेयरनेस ग्रुप बनाए गए हैं और बूथ अवेयरनेस ग्रुप के माध्यम से जहां हम वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए जो लोग निष्क्रिय हैं उनको मतदान के लिए प्रेरित करते हैं, वहीं एथिकल वोटिंग के लिए भी उनको प्रेरित करते हैं। लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए वोटर्स को लगातार जागरूक किया जा रहा है। गदरपुर कार्यालय में एसडीएम गौरव पांडे ने बताया कि 1.5 लाख से अधिक मतदाता गदरपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं और इस बार यहां पर 85% मतदान का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए सभी समाज सेवी और बुद्धिजीवी, धर्म और गुरुओं की सहायता भी ली जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके और इसके अलावा आचार संहिता का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जो 4 नैनीताल उधम सिंह नगर हमारी संसदीय क्षेत्र है, उसमें कुल 10 नामांकन हुए हैं और 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसके परिप्रेक्ष्य में जो 65 गदरपुर विधानसभा क्षेत्र है उसमें हमारे 164 कुल मतदान केंद्र हमारे द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें जो हमारा बूथ नंबर 40 जो है जयनगर राजकीय प्राथमिक विद्यालय, वहाँ पर एक सहायक मतदेय स्थल 40 अ करके भी बनाया गया है। सभी बूथों में जो हमारी एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज होती हैं वो चेक करवा ली गई हैं। नगर निगम का वित्तीय वर्ष 2023 से 24 खत्म हो चुका है। बावजूद इसके निगम ने सिर्फ 57 करोड़ का हाउस टैक्स लिया है, जो पिछले साल की तुलना में 5 करोड़ रुपए ज्यादा है। हालांकि नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए 60 करोड़ का लक्ष्य रखा था। कर अधीक्षक के मुताबिक अब भी कई बड़े बकायेदारों ने टैक्स जमा नहीं करवाया है। देखिए, जो हमारा पिछला वित्तीय वर्ष था उसमें लगभग हमारे 52 करोड़ रुपए की वसूली हुई थी और अभी जो हमारा वित्तीय वर्ष 2023-24 है उसमें हम लोगों ने 5 करोड़ अतिरिक्त अर्जित किए हैं नगर निगम में हाउस टैक्स के रूप में। तो जो हमारा कुल राजस्व की जो प्राप्ति हुई है वो 57 करोड़ रुपए हुई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
मंगलवार को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रुद्रपुर से करेंगे जनसभा को संबोधित। जनसभा के जरिए बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जुटाएंगे माहौल। लोकसभा चुनाव में आधी आबादी पर राजनीतिक दलों की निगाहें। महिला वोट बैंक साधने के लिए बीजेपी कांग्रेस में हो रहा आरोप प्रत्यारोप। महिला उम्मीदवार और महिला शोषण पर दागे जा रहे सवाल। रुड़की पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कार्यकर्ताओं में भरा जोश। त्रिवेंद्र सिंह रावत की जीत का किया दावा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की राह पर चला मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस। सोशल मीडिया के सहारे नैया पार लगाने की तैयारी। सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए कांग्रेस उम्मीदवार।